डंकी लगाकर यूरोप गया और यूरोप में एक इंडियन के साथ झगड़ा कर लिया और उसी सिलसिले में पागल हुआ और पाकिस्तान डिपोर्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये परवेज़ की है। परवेज़ जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो उसको शौक था कि मैं यूरोप चला जाऊं। वालिदैन से उसने फरमाइश की कि मुझे यूरोप भेज दें, वहाँ से पैसा कमाऊंगा और हमारे हालात बदल जाएंगे। तो वालिदैन ने जो जमा पूंजी थी, माँ के गहने, कुछ ज़मीन थी, वो बेची और बेचने के बाद इसको डंकी वालों के साथ यूरोप भेज दिया। तो 20 से 25 दिन लगे और परवेज़ जो है वो यूरोप पहुंच गया। यूरोप पहुंचने के बाद इसने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और इसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं थे और ये एक किसान के पास खेतों में काम करता था और उसी किसान के पास कुछ इंडियन भी काम करते थे और उन्हीं इंडियंस के अंदर एक लड़का जो कि परवेज़ से बहुत जेलस होता था और इसको बात बात पर कुछ ना कुछ ताने देता था। अब परवेज़ उसे बार बार कहता कि यार तुम इंसान बनो, मुझे तंग नहीं किया करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो आगे से कहता कि जो करना है कर लो, मैं ऐसे ही हूँ। अब परवेज़ जो है बहुत बर्दाश्त करता था, लेकिन उसने एक दिन ऐसी बात की कि परवेज़ की बर्दाश्त से बाहर हो गई। परवेज़ ने क्या किया, परवेज़ ने बेलचा उठाया और उसको 3-4 दे मारे। जैसे 3-4 बेलचे दे मारे और वो बंदा पेपर्स के साथ वहाँ पर था और परवेज़ के पास पेपर नहीं थे, वो पुलिस के पास चला गया। पुलिस ने जब मामला देखा और परवेज़ को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद एक जेल में डाल दिया। जब जेल में डाला तो परवेज़ बड़ा जज्बाती था, जोशीला था। ये जेल के अंदर चीखता चिल्लाता, सलाखें पकड़कर खींचता कि मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों का क्या हश्र करता हूँ। अब पुलिस जो है वहाँ पर क्या करती है कि जो मुजरिम इस तरह के होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ इंजेक्शन लगाती है। अब उस इंजेक्शन के साथ कुछ मुजरिम जो है वो बेहोश हो जाते हैं और घंटों उनको कोई होश नहीं होती, कुछ को जिस्म के अंदर तकलीफ होती है और कई बार वो इंजेक्शन जो है ऐसा रिएक्शन करता है कि आपकी याददाश्त चली जाती है। और परवेज़ के साथ ऐसा ही हुआ। परवेज़ को जब दूसरी बार वो इंजेक्शन लगा तो परवेज़ जब होश में आया तो उसके बाद बोलने के काबिल नहीं था। परवेज़ कभी उस दीवार की तरफ देखे जा रहा है, कभी उधर देखे जा रहा है, कभी उधर देखे जा रहा है। तकरीबन 6 महीने उसी जेल में रहा। उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको डिपोर्ट कर दिया और डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आ गया। जैसे ये पाकिस्तान पहुंचा तो इसके घर पे इतला हो चुकी थी पहले से ही। इसके घर वाले इसको एयरपोर्ट से लेके आते हैं और घर पर पहुंचते हैं। जैसे घर पर पहुंचते हैं तो रिश्तेदार इसको मिलने आते हैं और परवेज़ जो है इसकी शादी जो है इसकी खाला की तरफ तय थी। खाला की बेटी से इसकी मंगनी हो चुकी थी। इसकी खाला जो है वो भी आती है और खाला जब इनके घर पहुंचती है देखती है कि परवेज़ जो है वो तो पागल है, मैं तो इस पागल को लड़की नहीं दूंगी। खाला जो है इनसे कहती है कि मैं अब तुम लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती, मेरी तरफ से इनकार है। परवेज़ की बहन जो है वो क्या करती है कि कहती है उसको कि अब मैं परवेज़ का रिश्ता देखो कैसे तुम्हें करके दिखाती हूँ और जल्द से जल्द करूँगी। और वो परवेज़ के लिए दुल्हन ढूंढती है, बड़ी सीधी सादी खूबसूरत सी दुल्हन, और परवेज़ की शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाती है। अब वो दुल्हन जब इधर घर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि परवेज़ तो जो पागल है, इस पागल के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। अब उस लड़की ने क्या किया कि अपने माँ बाप से कुछ पैसे लेने, इधर उधर से ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता परवेज़ जो है उसको अपने रिश्तों की पहचान होने लगी। परवेज़ को ये पता चलने लगा कि ये मेरा बाप है, ये मेरी बीवी है और ये मेरी बहन है। इस तरह से उसको रिश्तों की समझ आने लगी और परवेज़ जो है उसने कुछ ज़िंदगी के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ जो परवेज़ की बहन थी जिसने ये शादी करवाई थी, वो अपने आप को इस घर का चौधरी समझती थी। अब उसकी कोशिश थी कि वो हमेशा इस घर में चौधरी बनकर रहे और वो परवेज़ की बीवी को कई बार मारती भी थी, कई बार डंडों से मारना, थप्पड़ों से मारना और उससे पूरे घर का काम भी करवाती थी। अब परवेज़ इन चीज़ों से देख देख कर बड़ा परेशान था। परवेज़ कई बार उसको समझाता कि तुम ऐसा ना किया करो, लेकिन वो कहाँ समझती थी। और परवेज़ का जो वालिद था वो भी बेटी को समझाता कि बेटी ये देखो, ये पराई बेटी हमारे घर में है, तुम इसको इस तरह से तंग नहीं करो। अच्छा नहीं लगता कि हम किसी की बेटी को इस तरह से तंग करें। परवेज़ की बहन कहाँ समझने वाली थी, वो तो कहती थी कि मैं ही यहाँ की चौधराइन हूँ। अब एक दिन क्या होता है कि परवेज़ बाहर से आता है तो परवेज़ की बहन जो है इसकी बीवी को मार रही होती है। परवेज़ उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो रुकती नहीं है और परवेज़ को भी मारना शुरू कर देती है। इन दोनों को धक्के दे के घर से निकाल देती है। उस दिन परवेज़ को पता चलता है कि जब ये डिपोर्ट होकर आया था तो इसके इलाज के लिए जो पेपर वगैरह जिन पे सिग्नेचर करवाए जाते थे वो इसकी बहन ने सिग्नेचर इससे करवा कर परवेज़ के नाम पर जितनी ज़मीन थी जो इसके वालिद की तरफ से इसको आई थी, क्योंकि उसका वालिद भी बीच में फौत हो गया था, तो वो सारी उसने अपने नाम करवा रखी थी। अब परवेज़ बड़ा परेशान, तो फिर बाहर मोहल्ले वाले जमा हुए, कुछ रिश्तेदार आए, उन्होंने आकर कहा कि आप दरवाज़ा खोलें, इनको घर आने दें, फिर बैठकर बात करते हैं। घर आए, बैठकर बात हुई, उसके बाद सुलह हो गई। अब परवेज़ और उसकी बीवी इस घर में तो दाखिल हो गए थे, लेकिन परवेज़ की बहन को ये बहुत बुरा लगा था कि मेरी तो बेइज्जती हो गई, यहाँ पर मेरी तो इंसल्ट हो गई है। अब उसने सोचा कि मैं इनसे बदला लूँगी। उसने
अपनी भाभी के साथ बड़े मीठे मीठे बन के रहना, ये काम कर लो वो काम कर लो। आखिर एक दिन वो क्या करती है, जब घर में कोई नहीं होता तो उसको कहती है ऊपर जो टैंकी है ना वो साफ़ करनी है। इनकी जो टैंकी थी पानी वाली वो सीमेंट की थी। अब वो ऊपर जाती है तो टैंकी खाली करके अपनी भाभी को कहती है कि तुम अंदर जाओ और ये अंदर जो सफाई है झाड़ू से वो सफाई करो, ताकि ये काई वगैरह सब कुछ उतर जाए और उसके बाद हम देखते हैं। जैसी सफाई हो जाती है तो ये उसको कहती है कि मैं नीचे से मोटर चलाती हूँ, तुम इसके अंदर ही रहो, जब ये पानी ऊपर तक आ जाएगा ना, कुछ जाले वगैरह आएंगे उनको साफ़ करना है, उसके बाद फिर बाहर आना। वो कहती ठीक है। अब वो नीचे जाती है, जाने से पहले क्या करती है कि टैंकी के ऊपर ढकना रखती है, ढकना रखकर ऊपर एक वजनी पत्थर रखती है ताकि वो अंदर से खोल ना सके। अब ये चली जाती है, जैसे ही ये जाती है पानी चलाती है और टैंकी भर जाती है। भाभी जो अंदर बैठी थी वो अंदर चीख चीख कर आवाज़ें दे रही, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर कहाँ निकले, वो टैंकी तो बंद है सारी। अब वो अंदर ही मर जाती है। जैसे ही वो अंदर मरती है, आधे घंटे के बाद ये ऊपर जाती है हाथों पे ग्लव्स वगैरह पहन के, ताकि किसी को पता ना चले, कि किसी के फिंगरप्रिंट ना लगे। तो ये देखती है, टैंकी का ढकना खोलती है तो वो अंदर मरी पड़ी है। अब ढकना साइड में रखती है और आ जाती है नीचे। नीचे आती है तो अपने भाई को थोड़ी देर के बाद कहती है कि जाओ देख के आओ ऊपर पानी जो है टैंकी में पानी भरा हुआ है या नहीं, नीचे पानी नहीं आ रहा। अब भाई ऊपर जब देखने जाता है वो देखता है कि उसकी बीवी की लाश है, तो वहीं से वो चिल्लाना शुरू कर देता है, मेरी बीवी मर गई, मेरी बीवी को मार दिया। अब वो नीचे आता है तो इसकी भाभी कहती है कि तुमने उसको मारा है। फिर अब उसको कहती है कि तुमने मारा है, तुम, ये लोग यही समझेंगे क्योंकि तुम पागल हो, तुमने जब वहाँ पर थे बाहर तो वहाँ भी तुमने एक इंडियन के साथ झगड़ा किया था और तुम झगड़ेलू हो। अब तुम ये ऐसे करो कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ लेगी, फिर वो इंजेक्शन लगा देगी और तुम पागल हो जाओगे। इसका भाई जो है वहाँ से भाग जाता है डर के मारे कि मुझे पुलिस पकड़ेगी। भागने के बाद कहीं दूर इलाकों में चला जाता है और पीछे से ये पूरे गांव में ये बात मशहूर कर देती है कि इसके शौहर ने इसको टैंकी के अंदर गला घोंटकर मार दिया और वो भाग गया। इस तरह से बेटी जो है उसने इनके घर के अंदर मुदाखलत की और भाई को घर से निकाल दिया और उसकी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम लगाकर, और भाभी को खुद कत्ल कर दिया। अब परवेज़ जो है वो भटकते भटकते किसी दरबार पर पहुंचा। वहां पर उसने बड़े बड़े बाल रख लिए, दाढ़ी रख ली, वापस वो आया नहीं। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि एक अरसा गुजरा, जब वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया, चलने फिरने के काबिल नहीं रहा था, तो उस दरबार पर कुछ लोगों ने उसके सामान की तलाशी ली जिसमें उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था। तो वो इसको इसके घर छोड़कर गए थे। लेकिन जब वो इसको इसके घर छोड़कर गए तो इसकी बहन जो है वो चारपाई पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने की दुआएं करती थी, क्योंकि उसको ऐसा मर्ज लाहक हो चुका था जिसका कोई इलाज नहीं था। उसको मौत भी नहीं आती थी। उसके टांगे जो है उनके ऊपर कीड़े पड़े हुए थे, कोई उसके पास नहीं बैठता था, बदबू आती थी। इस भाई ने आकर उस बहन से कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। आज आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं, अपने घरों की होने के बाद भी वो अपने माँ बाप के घर के मामलात में मुदाखलत करती हैं। और जब बेटी माँ बाप भाई बहन उनके घर में मुदाखलत करेगी ना, तो उस घर के मामलात ख़राब ही होते हैं। बेटी को चाहिए कि वो अपने घर में रहे, अपने शौहर, अपनी सास और अपने बच्चों की खिदमत करे, ताकि उसकी ज़िंदगी आसान रहे, ना कि अपने माँ बाप के घर में नोक झोंक करके उनकी ज़िंदगी ख़राब करे। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी है तो हमें ज़रूर सुनाइए, ताकि उसको लोगों के सामने बयान किया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।